बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर को, जो कि चैप्टर नंबर 10 है क्लास 10th की बुक में, उसको शुरू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 था, यूनिट 9, उसको हमने कंप्लीट किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर नंबर 10, यूनिट नंबर 10 क्लास 10th का। यूनिट नंबर 10 का जो टाइटल है वो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेंगे कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स असल में होते क्या हैं। विद द स्टार्ट ऑफ द स्टडीज़ इन केमिकल, विद द स्टार्ट इन द स्टडीज़ इन केमिस्ट्री, जो आपके पास जितने भी स्टार्टिंग में जो आपके पास नोमेनक्लेचर था, उसके अंदर एसिड, बेसिस या सॉल्ट्स का जो नाम है वो शुरू से ही नहीं चलता हुआ आ रहा। वो कुछ अरसे के बाद, इनकी डिस्कवरी के भी बाद में जो है वो एसिड और बेसिस को, उनका नाम जो है एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का नाम दिया गया था। सबसे पहले जो आपके पास जो रिसर्चर्स थे, जो साइंसदान थे शुरू में, उनमें एक प्रोमिनेंट नाम है आपके पास जाबिर बिन हयान, जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और इनकी जो बुक्स हैं वो आज भी यूरोप के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। तो जाबिर बिन हयान हमारे पास पहले ऐसे साइंसदान थे दुनिया में जिन्होंने एसिड्स को डिस्कवर, एसिड्स को प्रिपेयर किया, बनाया, जिसमें HNO3, HCl और H2SO4 जो 3 मेन एसिड आज आप यूज़ कर रहे हैं दुनिया में। तकरीबन हर प्रोसेस के अंदर ये 3 मेन एसिड ही यूज़ होते हैं। उनमें नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड शामिल है। और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ कंपाउंड या किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। तो ये जो आपके पास एसिड्स थे, ये जाबिर बिन हयान ने 1787 के अंदर प्रिपेयर किए थे। आपके पास जो एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स हैं, ये तकरीबन जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप उन सारे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में। अब आपके पास एक साइंटिस्ट थे लोइजर ने सबसे पहले एसिड के बारे में कंसेप्ट ये दिया कि हर वो कंपाउंड जो बाइनरी, जिसके अंदर ऑक्सीजन O2 प्रेजेंट हो, या बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हों, एक ऑक्सीजन और दूसरा उसके साथ कोई भी और एलिमेंट। जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, या आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। तो लोइजर ने ये प्रपोज़ किया कि हम हर उस कंपाउंड को एसिड बोलेंगे जिसके जो बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन के, जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन और उसके अलावा कोई एक एलिमेंट आपस में जुड़े हुए होंगे, तो उसे हम एसिड बोलेंगे, जिसमें CO2 और SO2 है। तो कुछ हद तक आपके पास देखिए, जैसे आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों एसिडिक गैसेज हैं। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट हमारे पास हम्फ्री डेवी आए, जिन्होंने डिस्कवर ये किया कि नहीं, कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर आपके पास जो बाइनरी कंपाउंड नहीं है ऑक्सीजन के, लेकिन फिर भी वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जैसे आपके पास HCl है। अब HCl के अंदर O2 नहीं है, ये ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी HCl जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। अब जो एसिड्स होते हैं आपके पास, एसिड की जो सबसे पहली पहचान की गई, एसिड जो आपके पास वर्ड आया वो आया लैटिन वर्ड एसिडस से। एसिडस का मतलब होता है सोर। उर्दू में इसका मीनिंग आएगा तुर्श। जैसे आपके पास आप सादा उर्दू में बोले तो खट्टा जिसे कहते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट जो होता है ना, वो तुर्श होता है। जैसे आपके पास सेब है, तो अगर आप कोई जो थोड़ा सा कच्चा सेब खाएं तो आपको एक खट्टा सा एहसास होता है। या फिर आपके पास विनेगर है, सिरका, जिसको आमतौर पर हम घरों में खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खाने पकाने की चीज़ों में भी डालते हैं, तो उसको भी अगर आप टेस्ट करें तो उसका जायका भी थोड़ा सा खट्टा या तुर्श होगा। तो एसिड्स की जो पहचान बनी शुरू से, वो क्या बनी कि इनका जो जायका है वो तुर्श होता है। तो उसी वर्ड से, जो लैटिन में इस तुर्श को आप कहेंगे एसिडस, तो वहाँ से आपने फिर इस कैटेगरी को नाम दे दिया जी एसिड। इंग्लिश में आपने इसको, जो पूरी आपके पास जितने भी ऐसे कंपाउंड हैं जिनका जायका तुर्श होगा, उनको हमने एसिड का नाम दे दिया। अब इसके अलावा जो आप साइंस तरक्की करती गई, तो एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी या एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और तरीके आने लग गए, जिसमें एक मेथड एसिड को या बेस को आइडेंटिफाई करने का है, वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक ख़ास किस्म का पेपर होता है, जिसको जब एसिड या बेस में आप डिप करते हैं तो वो एसिड या बेस के लिहाज से अपने कलर को चेंज करता है। जो फर्स्ट एसिड जो ह्यूमंस ने डिस्कवर किया है, जो हमें मिला, वो जिसकी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हमें पता लगता है, तो जो फर्स्ट एसिड था वो नाइट्रिक एसिड था, जिसे हम
जो फर्स्ट एसिड हमने डिस्कवर किया, प्रिपेयर किया, जो नेचुरली भी एग्जिस्ट करता था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द कैटेगरी एसिड इटसेल्फ, वो था जिसे हम आम लैंग्वेज में विनेगर कहते हैं या फिर एसिटिक एसिड। इसका जो केमिकल फार्मूला बनेगा वो CH3COOH। तो विनेगर क्योंकि आमतौर पे ये तो सदियों से यूज़ होता हुआ आ रहा है खानों के अंदर, तो जब आपके पास एसिड को हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो हमें पता लगा कि एक एसिड जो विनेगर है, जो जिसको बाद में नाम दिया गया एसिटिक एसिड, उसको तो हम बहुत अरसे से पहले से यूज़ करते आ रहे थे। फर्स्ट जो एसिड डिस्कवर हुआ वो विनेगर था, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और सादा लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में आप उसको विनेगर बोलते हैं। अब एसिड जो हैं वो आपके पास सबसे जो मेन आपके बॉडी के अंदर जो आपके अगर आप देखें तो आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ कंसंट्रेशन मौजूद होती है हर वक्त, जो कि आपको हेल्प करती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अब ये जो आपके पास एसिड होता है, कभी ऐसा होता है कि आप कुछ एसिडिक चीज़ें खाने से क्या होगा कि आपकी जो क्वांटिटी है एसिड की आपके स्टमक के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम आने शुरू होगी, जिसे हम कहते हैं भाई एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूजिंग बेसिस। जब आप एसिडिटी की तकलीफ़ या एसिडिटी की वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ज़्यादातर एक वाइट कलर का सिरप रिकमेंड करते हैं जो कि MgO होता है। MgO का सस्पेंशन होता है। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का सस्पेंशन का मतलब ये होता है वाटर के अंदर MgO का सोल्यूशन। सस्पेंशन हम उस सोल्यूशन को कहते हैं कि जिसको आप हिलाएं तो वो आपस में मिक्स हो जाएं दोनों चीज़ें, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये जो आपके पास MgO का सस्पेंशन होता है इसे कहते हैं बेस। तो ये जब बेस आप लेते हैं तो ये बेस क्या करती है, आपके स्टमक में जाके एसिड से रिएक्ट करके जो है वो सॉल्ट बना देती है। तो आपके पास एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में क्या हुआ कि एसिड वो चीज़ें हैं जो सोर टेस्ट करती हैं, बेसिस वो चीज़ें हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं, और सॉल्ट्स क्या हैं, एसिड्स और बेसिस मिल के सॉल्ट्स बनाते हैं। एसिड्स में अगर आप बेसिस का रिएक्ट कराएं तो आपके पास नॉर्मली सॉल्ट्स प्लस वाटर बनेगा। कोई भी एसिड किसी भी बेस से जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब ये सॉल्ट और वाटर क्यों बनता है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एसिड के बारे में जो आप आगे जो आइडेंटिफिकेशन है एसिड्स की, उसके लिए 3 मेन रूल्स यूज़ होते हैं जिसमें हम किसी भी एसिड को या बेस को आइडेंटिफाई करते हैं इन 3 मेन रूल्स के बुनियाद के ऊपर। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स और बेसिस की तरफ। तो जो जनरल रूल्स हैं या फिर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हैं कि फिज़िकली आप एसिड्स को बेसिस से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें जो आपके पास पहला पॉइंट है कि एसिड्स जो आपको मैंने पहले बताया कि एसिड टेस्ट सॉर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फ्रूट्स हैं, जैसे आपके पास लेमन है, उसके अंदर यूरिक एसिड होता है तो वो आपके पास सॉर होता है। जो आपके पास खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है तो वो आपके पास सोर टेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेमन है। जो बेसिस होती हैं ऑन द अदर हैंड अगर आप उनको हाथ लगाएं तो वो स्लिपरी फील होते हैं, जैसे आपके पास सोप की फीलिंग होती है, वैसे ही जब आप बेसिस को हाथ लगाएंगे तो वो आपको स्लिपरी फील होंगे। उसके बाद दूसरी आपके पास फिजिकल आइडेंटिफिकेशन आती है एसिड या बेसिस की, वो आप देख सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो आपके पास ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेंगे। अगर आपके पास एक एसिड का सैंपल है, आप उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो अपना कलर चेंज करेगा और रेड हो जाएगा। इसके बरक्स जब अगर आप बेस के अंदर रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। एसिड के अंदर ब्लू डालने से लिटमस पेपर रेड हो जाता है और बेसिस के अंदर रेड लिटमस डालने से वो ब्लू हो जाता है। ये आपके पास फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है एसिड और बेसिस की। थर्ड पॉइंट आपके पास इस तरह बनेगा, दे आर कोरोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। क्रोसिव का मतलब होता है कि जो क्रोजन को कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाईली कंसनट्रेटेड एसिड है, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, तो अगर आप इसके अंदर आयरन की रॉड को डिप करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो आयरन की रॉड जो है वो क्रूड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो आपके पास मिक्स हो जाएगी उस एसिड के अंदर। तो एसिड जो होते हैं वो क्रोसिव होते हैं जब वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कि एसिड जो असल में एसिड जो होता है ना, कोई भी एसिड है वो आपके पास वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल HCl है तो एसिड HCl असल में होती है गैस। HCl असल में हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है। जब आप इस एसिड को, इस गैस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं, यानी HCl को आप डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर,
तब आपके पास जो सोल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसकी जो आपके पास गैस है, आप सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड को आप वाटर के अंदर डालते हैं तो आपके पास रिजल्टिंग मिक्सचर जो आता है, जो लिक्विड आता है आपके पास, उसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब अगर सोल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो सल्फ्यूरिक एसिड की ज़्यादा हो, दो सोल्यूशन है आपके पास, एक सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर के मुकाबले में, और दूसरा सोल्यूशन है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू जो फर्स्ट सोल्यूशन है उसमें थोड़ी कम है, तो जिस सोल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, ट्राईऑक्साइड की कंसंट्रेशन, तो वो आपके पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, वो क्रूजन कॉज करते हैं। आपके मेटल को या उसके अंदर आप सपोज आप प्लास्टिक की चीज़ डाल देंगे, तो कोई भी ऐसी चीज़ डालेंगे तो वो क्रूड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो आपके पास बेसिस हैं वो नॉन करोसिव होते हैं, लेकिन इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जैसे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, या आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इनके अलावा जितनी भी बेसिस हैं वो करोसिव नहीं होती, लेकिन ये दोनों के स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं तो ये कुछ हद तक करोसिव होती हैं। एसिड के मुकाबले में तो कम होती हैं, लेकिन फिर भी करोजन कॉज करते हैं। जो फोर्थ आपके पास जो आइडेंटिफिकेशन है एसिड और बेसिस की, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, वो क्या है कि आपके पास एसिड और बेसिस, जो एसिड आपके पास हैं उनका जब आप एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इसी तरह आपके पास जो बेसिस है उनके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब होता क्या है कि जब आपने इस HCl को वाटर के अंदर डाला तो ये HCl अपने आइंस में टूट जाएगा, H+ और Cl नेगेटिव। वाटर के अंदर जब HCl गैस को आप मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो HCl गैस है ये अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब आप इस NaOH को, जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, इसको जब आप वाटर में मिक्स करेंगे, ये वाटर में मिक्स होने के बाद सोल्यूशन बनाएंगे तो वो आपके पास बेस बनेगी। तो उसमें क्या होगा, Na+ और OH नेगेटिव आयंस अलग-अलग हो जाएंगे। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं एसिड्स के, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आगे हम देखते हैं जो आपके पास कंसेप्ट्स हैं जो डिफरेंट रिसर्चर्स ने पेश किए कि कैसे आप केमिकली एसिड जो है बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी जो हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ी या जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, केमिकल नहीं थी। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल जो कंसेप्ट हैं, जो केमिकली आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं एसिड या बेसिस की। इसके अंदर जो सबसे पहला कंसेप्ट पेश किया वो साइंटिस्ट थे हमारे पास अर्हेनियस, और उनके नाम पे इस कंसेप्ट को कहते हैं अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अर्हेनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो कंसेप्ट पेश किया एसिड और बेसिस की आइडेंटिफिकेशन का, वो ये था कि जो भी कंपाउंड हैं जिसके अंदर जब आप उनको वाटर में डिज़ोल्व करें और वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करें, जब आप किसी कंपाउंड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद वो H+ आयन डोनेट करे तो उसे हम एसिड कहेंगे। जैसे आपके पास HCl गैस, मैंने आपको बताया, इस HCl गैस को जब आप वाटर में मिक्स करते हैं तो H+ आयन बनता है और Cl नेगेटिव आयन बनता है, यानी ये H+ आयन डोनेट कर रहा है। इसी तरह अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो इसको जब आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो ये H+ आयन, यहाँ पे H2 है तो ये 2H+ आयन डोनेट करेगा सोल्यूशन के अंदर, और आगे साथ एक और SO4-2 आयन भी बनेगा। तो अब ये जो H2SO4 है ये HCl है, ये दोनों वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर आपको हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। जितने भी आपके पास एसिड होंगे, अर्हेनियस ने बोला कि एसिड जो भी चीज़ जिसको आप एसिड कहेंगे उसके लिए मस्ट है कि वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H+ आयन डोनेट करे। इसी तरह बेसिस के लिए अर्हेनियस ने बोला कि वो जब जो भी कंपाउंड जिसको आप वाटर में डिज़ोल्व करें उसके बाद वो क्या डोनेट, OH नेगेटिव आयन को डोनेट करे वाटर के अंदर। जैसे आपके पास मैंने बताया बेस है NaOH, ये बेस जब आप इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर तो Na+ और OH नेगेटिव आयन बनता है, यानी कि ये OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहा है। तो ये आपके पास बेस क्या चीज़ हुई, अर्हेनियस के मुताबिक वो कंपाउंड जो वाटर के अंदर मिक्स होने के बाद OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं। यहाँ फिर आपके पास KOH है, जब आप इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो K+ और OH नेगेटिव आयन बनता है, तो ये भी OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहा है। तो अर्हेनियस के मुताबिक आपके पास NaOH बेस है, KOH बेस है,
HCl एसिड है, H2SO4 भी एसिड है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ अरहेनियस। अब ये जो आपके पास तो होगी आइडेंटिफिकेशन। अरहेनियस ने जब ये कंसेप्ट पेश किया तो उस वक्त तक फिर दूसरे रिसर्चर ने भी इस कंसेप्ट को वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। कुछ रिसर्चर जो थे उन्होंने देखा कि इस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो आपके पास अरहेनियस के कंसेप्ट की ये है कि ये अरहेनियस का कंसेप्ट एप्लीकेबल है एक्वस सोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि अरहेनियस ने बोला था कि अगर कंपाउंड वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर प्रोटॉन H+ या OH नेगेटिव आयन दे, प्रोटॉन या हाइड्रोक्सिल आयन, इसलिए ये जो आपके जो अरहेनियस कंसेप्ट है ये आप यूज़ कर सकते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर। इसके अलावा अगर कोई फेज़ है आपके पास, कोई आपके पास गैस है जो एसिडिकली बिहेव कर रही है, या फिर आपके पास कोई मोल्टन फॉर्म में कोई कंपाउंड है जो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, उसके ऊपर आप अरहेनियस कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी इसकी बड़ी लिमिटेशन ये थी कि अरहेनियस ने तो बोला था कि जो चीज़ हाइड्रोजन डोनेट करेगी वही एसिड होगी, लेकिन हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे भी डिस्कवर हुए, कुछ हमने ऐसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ देखी जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे थे लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते। जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक एसिडिक गैस है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करें फिज़िकली तो आपको पता लगेगा कि ये आपके पास एसिडिक गैस है, लेकिन ये हाइड्रोजन, अब CO2 को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये H2 कभी भी, या हाइड्रोजन आयन कभी भी डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं। इसी तरह जैसे आपने देखा कि उसने बेस के लिए बोला था कि OH नेगेटिव आयन जो डोनेट करेगा कंपाउंड उसे हम बेस कहेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ बेसिस ऐसी भी हैं जैसे NH3 है। ये NH3 एक बेस है, लेकिन ये NH3 जब वाटर में डिज़ोल्व होती है तो ये आगे पास OH आयन को डोनेट नहीं करती। तो हमें पता लगा कि जो अरहेनियस का कंसेप्ट है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि वो सारे के सारे एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन नहीं करता। कुछ एसिड और बेसिस को अरहेनियस जो कंपाउंड है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो सकता है। और ये जो एसिड्स और बेसिस हैं, अब अरहेनियस के मुताबिक जब ये वाटर में डिज़ोल्व होंगे तो अपने आयंस देंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तब जाके प्रोटॉन या हाइड्रोजन। अब अगर आपके पास एसिड है तो एसिड को हम जनरली ऐसे लिखेंगे अरहेनियस के मुताबिक। जो एसिड होगा वो क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन होगा और साथ उसके कोई भी और कंपाउंड हो सकता है, साथ कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन और साथ कोई और एलिमेंट आपका कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास इसकी आयनाइजेशन ऐसे हो जाएगी कि आपके पास प्रोटॉन आएगा, एक डोनेट होगा और साथ आपके पास इसके साथ कोई कंपाउंड, कोई और आयन, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बना तो एक साथ नेगेटिव आयन भी बनेगा। तो ये जो नेगेटिव, अब इसी तरह अगर आप देखें बेस के लिए उसने क्या बोला था कि OH आयन, तो उसके लिए आप लिखेंगे, या इसको इस तरह लिख लें OHA। तो इसको भी जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास OH नेगेटिव और A+, तो OH नेगेटिव आयन मिलेगा और आपके पास जो OH के साथ कोई भी और पॉजिटिव आयन होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो अरहेनियस के मुताबिक एसिड की आयनाइजेशन इस तरह होगी और बेस की आयनाइजेशन वाटर के अंदर इस तरह होगी। इसके ऊपर आप H2O लिख लें, यानी कि आपने इसको HA को वाटर में डाला, OHA को भी वाटर में डाला, तो आपके पास एसिड्स की आयनाइजेशन इस तरह हुई और बेसिस की आयनाइजेशन इस तरह हुई। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया है एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का। हमने देखा कि कैसे जो आपके पास विद द स्टार्ट ऑफ द स्टडीज़ इन केमिस्ट्री आपके पास कैसे एसिड्स डिस्कवर हुए, उनको कैसे नाम दिया गया। दूसरा उसके बारे में हमने ये भी देखा कि कंसेप्ट एक डिस्कस किया अरहेनियस कंसेप्ट। फिर पहले हमने फिज़िकल डिफ्रेंशिएशन देखी कि एसिड और बेस के दरमियान में फ़िज़िकली क्या डिफ्रेंशिएशन होती है। उसके बाद हमने एक कंसेप्ट को स्टडी किया अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस एंड एसिड, जिसमें हमने कोशिश की कि हम आइडेंटिफाई कर सकें एसिड और बेसिस को। हमारे पास कुछ लिमिटेशन आ गई हैं इस कंसेप्ट के अंदर। तो ये कंसेप्ट जो है ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये कंसेप्ट गलत है। कुछ कंपाउंड, कुछ एसिड्स और बेसिस ऐसे हैं जिनके ऊपर ये कंसेप्ट 100% सही साबित होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके ऊपर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, वो उसकी लिमिटेशंस है। तो आगे चल के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इसकी लिमिटेशन को पूरे करने के लिए नए कंसेप्ट पेश किए गए जिन्होंने उन एसिड्स और बेसिस को भी जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प की, जिसको अरहेनियस जो है वो एसिड और बेसिस नहीं समझता था, या जो वो उनको नहीं कह सका इसके कंसेप्ट के मुताबिक, जिसको हम एसिड और बेस नहीं कह सकते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।